नमस्कार दोस्तों, हम लोग इंडियन प्रेसिडेंट इंडियन पॉलिटी में पढ़ रहे थे। तो इंडियन पॉलिटी में हम लोग भारत के राष्ट्रपति को आर्टिकल 60 तक हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे, इसके संघीय कार्यपालिका का भाग है, ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है भारत का राष्ट्रपति, जैसा कि आप लोगों को विदित है। और यूनियन एग्जीक्यूटिव से हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव को जरूर देखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भारत के संविधान की आर्टिकल 61 की बात करते हैं। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट ऑन द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। भारत के संविधान के आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग का वर्णन किया गया है, इम्पीचमेंट का वर्णन किया गया है, महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो महाभियोग है, ये कैसी प्रक्रिया है? तो मित्रों याद रखना, ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति को अपने पद से हटाना अर्ध न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। यह कई बार एग्जाम में आता है कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति को पद से हटाने की लिखित सूचना, तो याद रखना मित्रों, राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो लिखित सूचना है वो 14 दिन पहले दी जाती है। 14 दिन पहले दी जाती है। राष्ट्रपति को पद से हटाने की लिखित सूचना 14 दिन पहले दी जाती है, पहली बात। दूसरी बात, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस हाउस से शुरू होगी? तो महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर संसद के किसी भी हाउस से शुरू हो सकती है, लोकसभा से भी शुरू हो सकती है और राज्यसभा से भी शुरू हो सकती है। मित्रों याद रखना, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू हो सकती है, लोकसभा से भी शुरू हो सकती है, राज्यसभा से भी शुरू हो सकती है। यदि राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो महाभियोग प्रक्रिया है, यदि वो लोकसभा से शुरू हुई है, तो लोकसभा के कुल मेंबर का 1/4% मेंबर उस लिखित प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे, जिस लिखित प्रस्ताव को 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति के सामने दिया जाना है कि महामहिम आपको हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगर राज्यसभा से शुरू होगा तो भी राज्यसभा के 1/4 यानी कि 25% मेंबरों के उस महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होंगे, जो 14 दिन पूर्व दिया जाता है। राष्ट्रपति को महाभियोग यानी कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग की लिखित सूचना कितने दिन पहले दी जाती है? तो 14 दिन पहले दी जाती है। जिस हाउस से महाभियोग प्रक्रिया शुरू होगी, उस हाउस के 1/4 मेंबर उस पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे, जो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले यानी कि दिया जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि दोनों हाउस आरोपों की जांच करेंगे और 2/3 बहुमत से लोकसभा से पारित होना चाहिए और 2/3 बहुमत से राज्यसभा से इस प्रस्ताव को पारित होना चाहिए। अगर 2/3 बहुमत से लोकसभा से इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया, 2/3 बहुमत से राज्यसभा को इस प्रस्ताव को पास कर दिया, तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होते ही राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया
किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। दूसरी बात, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो महाभियोग कहलाती है, इम्पीचमेंट कहलाती है। राष्ट्रपति को महाभियोग यानी कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया भारत के संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 61 में दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग जो प्रस्ताव है वो पार्लियामेंट के किस हाउस से लिया जाता है, तो लोकसभा भी ला सकती है, राज्यसभा भी ला सकती है। जो भी हाउस लाएगा 14 दिन पहले जो राष्ट्रपति को पत्र दिया जाएगा, उस पत्र में उस हाउस के 1/4 यानी कि 25% जो हमारे पार्लियामेंट के उस हाउस के मेंबर होंगे उसके हस्ताक्षर होंगे। देन दोनों हाउस से 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव का पारित होना अनिवार्य होगा, तभी राष्ट्रपति पद से हट सकता है, वरना नहीं हट सकता है। अब आप लोगों के अंदर एक बात आ रही होगी कि आज तक किसी राष्ट्रपति को क्या महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया गया, तो आज तक किसी राष्ट्रपति को भारत में महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया गया है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भारत के संविधान की आर्टिकल 62 की। भारत के संविधान का आर्टिकल 62, आर्टिकल 62 भारत के संविधान का आर्टिकल 62। तो भारत के संविधान का आर्टिकल 62 क्या कहलाता है कि राष्ट्रपति का रिक्त पद, राष्ट्रपति का रिक्त पद 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर भरना आवश्यक है। और यह संवैधानिक बाध्यता है, यह कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंडेशन है, यह संवैधानिक बाध्यता है, यह कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंडेशन है कि राष्ट्रपति के रिक्त पद को 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक है। तो इस बात को भी याद रखना। आपसे अगर कोई व्यक्ति पूछ दे, आपसे अगर एग्जामिनर अगर एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे कि कोई उपराष्ट्रपति कितने दिन तक राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है, तब आपका आंसर हो जाएगा केवल 6 माह तक, क्योंकि 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य हो जाता है। राष्ट्रपति का जो पद है वो 6 महीने से अधिक समय के लिए रिक्त नहीं रह सकता है। अब थोड़ी हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते की। तो आप लोगों को पता होगा राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है। राष्ट्रपति का जो वेतन और भत्ता है, राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते का जिक्र कहां किया गया है, तो राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते का जिक्र किया गया है भारत के संविधान के आर्टिकल 59 के 3 में। तो हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते, वेतन एवं भत्ते। तो भाई आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह होता है। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह होता है, पहली बात। दूसरी बात, राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। जो हमारे प्रेसिडेंट की सैलरी होती है वो इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड से दी जाती है, संचित निधि से दी जाती है। और तीसरी बात कि जो राष्ट्रपति का वेतन होता है वो आयकर से मुक्त होता है, यानी राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं देना होता है। इसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, बहुत सारे भत्ते मिलते हैं राष्ट्रपति को। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति को वेतन कहां से दिया जाता है, तो भारत की संचित निधि से। कितना दिया जाता है, तो 5 लाख रुपए प्रति माह, और इनकम टैक्स नहीं लगता है उसको। राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो आयकर से मुक्त होता है। इसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य, पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। बड़ा ही महत्वपूर्ण है, पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य, राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य।
राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य, पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति को कितने प्रकार की शक्तियां दी गई हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। नंबर 1, कार्यपालिका शक्ति। एग्जीक्यूटिव पावर। पहला पावर हमारे प्रेसिडेंट को दिया गया है एग्जीक्यूटिव पावर। कार्यपालिका के संबंध में हमारे राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्ति दी गई है। दूसरी शक्ति हम लोग बात करते हैं विधायी शक्ति। दूसरी बात करते हैं विधायी शक्ति। विधायी शक्ति को कहा जाता है लेजिस्लेटिव पावर। और लेजिस्लेटिव पावर दिया गया है राष्ट्रपति को। तीसरी बात करते हैं न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति, जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर। आफ्टर दैट फोर्थ पावर। और राष्ट्रपति को जो चौथी शक्ति दी गई है वो वित्तीय शक्ति दी गई है। वित्तीय शक्ति को हम कहते हैं फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर। नेक्स्ट जो पावर है उसकी भी हम बात करते हैं। वित्तीय शक्ति के बाद अगला जो पावर दिया गया है वो नंबर 5। और नंबर 5 कौन सा पावर दिया गया है मित्रों, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला पावर दिया गया है डिप्लोमेटिक पावर। डिप्लोमेटिक पावर। और डिप्लोमेटिक पावर को हिंदी में कहा जाता है कूटनीतिक शक्ति। कूटनीतिक शक्ति। और अगला पावर नंबर 6 नंबर पर दिया गया है जिसको कहते हैं सैन्य शक्ति। और सैन्य शक्ति को कहा जाता है मिलिट्री पावर। आफ्टर दैट 7th पावर और 7वां पावर जो हमारे राष्ट्रपति को दिया गया है उसे हम कहते हैं आपातकालीन शक्ति। इमरजेंसी पावर। इतने प्रकार का पावर हमारे प्रेसिडेंट को दिया गया है। तो हम एक एक शक्ति के बारे में बात करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से हमारा जो डिस्कशन है वो आप लोगों को समझ में आएगा। तो हम बात करते हैं एक एक जो पावर है, एक एक हम लोग पावर की बात करते हैं। पहले पावर की बात करेंगे। पहला पावर कौन सा है, तो हम लोग पहला पावर की बात करेंगे। पहला पावर है एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति हम लोग एक एक पॉइंट को आप लोगों के साथ क्लियर करते हुए चलेंगे। सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव की। जो हमारे हम लोग बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर की, कार्यपालिका शक्ति की। प्रेसिडेंट को जो कार्यपालिका शक्ति दी गई है उसके विषय में किस किस आर्टिकल में इस बारे में कहा गया है।
तो सबसे पहले हम कार्यपाल का शक्ति के विषय में बात करते हैं, आर्टिकल 53 की। भारत के संविधान का आर्टिकल 53 कहता है कि भारत की कार्यपाल का शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। मित्रों याद रखना, आपसे हम पूछें कि भारत में कार्यपाल का शक्ति राष्ट्रपति में निहित होना, राष्ट्रपति की कैसी शक्ति है, तो राष्ट्रपति की कार्यपाल का शक्ति है। दूसरी बात, आप लोगों को पता होगा कि राष्ट्रपति की परामर्श एवं सलाह हेतु तो एक मंत्री परिषद होती है और उस मंत्री परिषद की नियुक्ति करना, मंत्री परिषद की नियुक्ति करना भी राष्ट्रपति की कैसी शक्ति है? मंत्री परिषद की नियुक्ति करना भी राष्ट्रपति की कार्यपाल का संबंधी शक्ति है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा आर्टिकल 77, भारत के संविधान का आर्टिकल 77 क्या कहता है? भारत के संविधान का आर्टिकल 77 कहता है कि भारत के समस्त कार्यपाल का संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। भारत के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। आप लोगों को पता होगा राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। भारत के जो समस्त कार्यपाल का संबंधी कार्य हैं वो राष्ट्रपति के माध्यम से किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। भारत का कोई भी अगर व्यापार होता है, कोई भी अगर समझौता होता है तो वो राष्ट्रपति के नाम से ही होता है, क्योंकि राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष होता है जो हमारा राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। आर्टिकल 78 की हम लोग बात करते हैं। भारत के संविधान का आर्टिकल 78 क्या कहता है? तो आर्टिकल 78 कहता है कि केंद्र सरकार के शासन प्रशासन से संबंधी जो सूचना होती है, यानी कि राष्ट्रपति को संघ के मामलों में, राष्ट्रपति को संघ के मामलों में सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है। सूचना प्राप्त करने का अधिकार, आप लोगों को पता होगा आर्टिकल 78 कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री से संघ के सभी विषयों के संबंध में राष्ट्रपति सूचना प्राप्त कर सकता है। तो यह राष्ट्रपति की कैसी शक्ति है? तो यह राष्ट्रपति की कार्यपाल का संबंधी शक्ति है, एग्जीक्यूटिव पावर है। आर्टिकल 263 आप लोग जानते होंगे, अंतरराज्यीय परिषद का गठन करना। अंतरराज्यीय परिषद का गठन करना भी राष्ट्रपति की कैसी शक्ति है? तो अंतरराज्यीय परिषद का गठन करना भी राष्ट्रपति की कार्यपाल का संबंधी शक्ति है। तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। अंतरराज्यीय परिषद का गठन करना, आप लोगों ने देखा होगा अंतरराज्यीय परिषद का गठन क्यों किया जाता है? अंतरराज्यीय परिषद के गठन का उद्देश्य होता है कि राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना, राज्यों के बीच संतुलन स्थापित करना, राज्यों के बीच वार्तालाप किस प्रकार से होगी, उनके बीच जो सामंजस्यता है वो किस प्रकार से होगी, इसके लिए राष्ट्रपति अंतरराज्यीय परिषद का गठन करता है। इसके अलावा और भी कार्यपाल का संबंधी शक्तियां होती हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। राष्ट्रपति जिसकी भी नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति की कार्यपाल का संबंधी शक्ति के अधीन ही आता है। आप लोगों को हम ये एक चीज बता देते हैं, बात करते हैं हम लोग राष्ट्रपति की और भी कार्यपाल का संबंधी शक्तियां कौन कौन है, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मंत्री परिषद की नियुक्ति करना। मंत्री परिषद की नियुक्ति, पीएम की नियुक्ति, किसकी नियुक्ति? पीएम की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के
न्यायाधीशों का अपॉइंटमेंट करना, कैग की नियुक्ति, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करना भी कार्यपाल का संबंधी शक्ति है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करना भी कैसी शक्ति है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करना भी कार्यपाल का संबंधी शक्ति है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कैग की नियुक्ति करता है, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। इसके अलावा मुख्य एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करना, मुख्य एवं अन्य चुनाव आयुक्तों, मुख्य एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करना राष्ट्रपति की कैसी शक्ति है? तो राष्ट्रपति की कार्यपाल का संबंधी शक्ति है। यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स की नियुक्ति करना। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा भाषा आयोग के अध्यक्ष और मेंबर्स की नियुक्ति करना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और मेंबर्स की नियुक्ति करना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के मेंबर्स की नियुक्ति करना, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति करना। इसके अलावा अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और मेंबर्स की नियुक्ति करना, अनुसूचित जनजाति आयोग के मेंबर्स और उसके अध्यक्ष की नियुक्ति करना, यह राष्ट्रपति की कार्यपाल का संबंधी शक्ति के अधीन आता है। राष्ट्रपति जिसकी भी नियुक्ति करेगा वो राष्ट्रपति की कार्यपाल का शक्ति के अधीन आता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के बारे में। तो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। उम्मीद करते हैं कि जो कार्यपाल का शक्ति है आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्ति क्या है। तो देखिए भाई, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, विधायी शक्ति, विधायी शक्ति, विधायी शक्ति को इंग्लिश में कहा जाता है लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर हम लोग बात करते हैं। विधायी शक्ति आर्टिकल 79, आर्टिकल 85, आर्टिकल 86, आर्टिकल 108, आर्टिकल 80, आर्टिकल 110, आर्टिकल 110, आर्टिकल 3, आर्टिकल 117, आर्टिकल 304, आर्टिकल 274 and after them article 123, आर्टिकल 123। टेक्निकल टीम, वीडियो की जो क्वालिटी है वो ठीक आ रही है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भारत के प्रेसिडेंट का जो विधायी शक्ति है, जो राष्ट्रपति की जो लेजिस्लेटिव पावर है, आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 कहता है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। भारत की संसद की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है जो भारतीय संसद को विश्व की अनेक प्रकार से, या यानी कह सकते हैं भारत की संसद की एक अभूतपूर्व विशेषता है जो भारतीय संसद को विश्व की अनेक संसदों से अलग करती है, और वो ये है कि भारत की संसद में राष्ट्रपति शामिल होता है। तो आर्टिकल 79 कहता है राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति के संसद का अभिन्न अंग होना किस प्रकार की शक्ति है? तो मित्रों याद रखिएगा, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, यह राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है।
दूसरा हम बात करते हैं आर्टिकल 85। तो आप लोगों को पता होगा आर्टिकल 85 के विषय में। आर्टिकल 85 कहता है कि प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद की लिखित सिफारिश पर, याद रखना लिखित सिफारिश पर, मौखिक सिफारिश पर नहीं, राष्ट्रपति मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री की लिखित सिफारिश पर लोकसभा को भंग कर सकता है। और लोकसभा को भंग करना आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति की कैसी शक्ति है, तो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, राष्ट्रपति का लेजिस्लेटिव पावर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भारत के संविधान की आर्टिकल 86 की। आप लोगों ने देखा होगा भारत के संविधान का आर्टिकल 86 क्या कहता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण, राष्ट्रपति अपना अभिभाषण दे सकता है और संसद को संबोधित कर सकता है। यानी कि संसद को संबोधित करना, राष्ट्रपति का अभिभाषण का देना राष्ट्रपति की किस प्रकार की शक्ति है, तो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। आपसे अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो मित्रों याद रखिएगा राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। हमारा जो सेंट्रल कैबिनेट होता है उसके द्वारा तैयार किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भारत के संविधान की आर्टिकल 108 की। आप लोगों को पता होगा कि अगर दोनों हमारे जो पार्लियामेंट के दोनों हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, अगर लोकसभा और राज्यसभा में किसी विधेयक के संबंध में गतिरोध पैदा हो जाता है तो राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, यानी जेपीसी बुलाई जाती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन बुलाया जाता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाना राष्ट्रपति की कैसी शक्ति है, तो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। राष्ट्रपति किन किन स्थितियों में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, तो साधारण विधेयक के संबंध में एवं वित्त विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार होता है। या देश पर कोई आपातकालीन जैसी स्थिति आ जाए तब भी संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, जेपीसी बुलाया जा सकता है। राष्ट्रपति का संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाना किस प्रकार की शक्ति है, तो मित्रों याद रखिएगा ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भारत के संविधान का आर्टिकल 81 का। तो 81 के तहत आप लोगों को पता होगा राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, नॉमिनेट करता है। तो राष्ट्रपति का संसद के राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करना, नॉमिनेट करना किस प्रकार की शक्ति है, तो आपको याद रखना है ये विधायी शक्ति है। और किन किन क्षेत्रों के व्यक्तियों को राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकता है, तो आप लोगों को पता होगा कला, विज्ञान, समाज सेवा, है ना, कला हो गया, विज्ञान हो गया, समाज सेवा हो गया, और इसके अलावा सहकारिता से जुड़े हुए जो विषय होते हैं, उससे जुड़े हुए जो विषय होते हैं, इसके विषय में आप लोगों को पता होगा कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया और समाज सेवा हो गया। ये 4 विषय होते हैं। सहकारिता को स्टेट में जोड़ा जाता है, जाके सहकारिता यहाँ पर नहीं होता है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत के संविधान की आर्टिकल 110 की। तो आप लोगों को पता होगा भारत के संविधान का आर्टिकल 110 क्या कहता है कि संसद में, लोकसभा के अंदर जितने भी धन विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर के पेश किए जाएंगे। धन विधेयक का राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर के पेश किया जाना राष्ट्रपति की किस प्रकार की शक्ति है, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 03 की। आर्टिकल 03 कहता है कि वर्तमान राज्यों की सीमा को चेंज करना, वर्तमान राज्यों की जो सीमा है, सीमाओं को बदलना, नए राज्यों का निर्माण करना, उनके नाम में परिवर्तन करना, इस प्रकार का कोई भी विधेयक होगा तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर के संसद में पेश किया जाएगा। यह राष्ट्रपति की कैसी शक्ति है, तो यह राष्ट्रपति की कैसी शक्ति है, विधायी शक्ति है। अब हम लोग बात करते हैं भारत के संविधान की आर्टिकल 117 की। भारत के संविधान के आर्टिकल 117 में क्या दिया हुआ है, 117 में दिया हुआ है ऐसे सभी विधेयक जो भारत की संचित निधि से व्यय करने से संबंधित हैं
किंतु धन विधेयक नहीं है। ऐसे सभी प्रकार के विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर ही पेश किए जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भारत के संविधान की आर्टिकल 274 की। आर्टिकल 274 कहता है कि ऐसे समस्त प्रकार के कराधान, ऐसे सभी प्रकार के टैक्सेशन जिसमें राज्यों का हित जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार के टैक्सेशन को गवर्नमेंट बढ़ाने से पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेगी। राष्ट्रपति के अनुमति लिए बिना राज्य हितों से जुड़े हुए जितने भी प्रकार के कर हैं उनमें वृद्धि नहीं कर सकती है स्टेट। ये राज्य की कैसी पावर है, ये हमारे प्रेसिडेंट का कैसा पावर है, तो ये लेजिस्लेटिव पावर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 304 की। 304 क्या कहता है कि व्यापार की स्वतंत्रता को सीमित करने से संबंधित विधेयक अगर हमारी संसद में पेश किया जाना है, तो व्यापार की स्वतंत्रता से सीमित करने के संबंध में कोई विधेयक अगर हमारी संसद में पेश किया जाना है, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर ही उसको पेश किया जाता है। ये राष्ट्रपति की कैसी शक्ति है, तो ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अब प्रेसिडेंट का नेक्स्ट पावर जो है जुडिशियल पावर। तो हम लोग अब बात करते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। राष्ट्रपति का जुडिशियल पावर क्या है, तो देखिए भाई राष्ट्रपति का जुडिशियल पावर। एक और है ना, बात करते हैं जुडिशियल पावर की। जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्ति। मित्रों, न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति के विषय में आप लोगों को सारे आर्टिकल हम लोग सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 72 की। आफ्टर दैट पिछले वाले में विधायी पावर में एक हम लोगों ने आर्टिकल छोड़ दिया है, उसको हमको याद नहीं रहा। आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 कहता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस ला सकता है। और राष्ट्रपति अध्यादेश कब लाता है, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है और देश को अगर अचानक कोई कानून बनाना पड़ जाए तो राष्ट्रपति के द्वारा ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करना कैसी शक्ति है, तो विधायी शक्ति है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 72, आर्टिकल 124, आर्टिकल 217, आर्टिकल 145, इतने आर्टिकल। तो आप लोगों को पता होगा राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्या पावर दिया गया है, तो आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को पावर दिया गया है कि राष्ट्रपति केंद्रीय विषयों पर किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है। राष्ट्रपति के जो क्षमादान की शक्ति है वो किन विषयों तक विस्तृत है, तो आप लोगों को याद रखना होगा राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो यानी कि सभी प्रकार के, एक तरीके से कह सकते हैं कि सेना के न्यायालय के द्वारा अगर कोई दंड दिया जाता है तो भी राष्ट्रपति उसको माफ कर सकता है। तो आर्टिकल 72 क्या कहता है, इंडिया का प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या सेना के न्यायालय के द्वारा संघीय विषय के संबंध में दिए गए किसी अपराध के लिए, किए गए किसी अपराध के लिए क्षमादान दे सकता है, उसको माफ कर सकता है। तो राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। क्षमादान दे सकता है ना। तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति कहां तक विस्तृत है, तो राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो केंद्रीय विषयों तक और सेना के न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड के लिए भी कारगर होती है। तो आप लोगों को पता होगा क्या क्या राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, राष्ट्रपति प्रविलंब कर सकता है, प्रविलंब कर सकता है, राष्ट्रपति
लघुकरण कर सकता है, राष्ट्रपति परिहार कर सकता है और राष्ट्रपति लघुकरण कर सकता है। याद रखिएगा मित्रों, लघुकरण। क्षमा कर सकता है, पार्डन। पार्डन का मतलब होता है कि सजा से 100% मुक्ति दिलाना क्या कहलाता है? क्षमा का मतलब होता है पार्डन। दंड से 100% मुक्ति दिलाना क्या कहलाता है? क्षमा कहलाता है। प्रविलंब का मतलब होता है किसी व्यक्ति की जो फांसी की, किसी व्यक्ति के मृत्युदंड की सजा को कुछ समय के लिए टालना, ताकि वो न्यायालय में अपना सही अच्छे से पक्ष रख सके, ताकि वो न्यायालय में अपना यथोचित पक्ष रख सके। इसलिए इसके अलावा प्रविलंब का मतलब क्या होता है मित्रों? तो प्रविलंब का मतलब होता है रेप्रीप्स। तो वो रेप्रीप्स कर सकता है, रेप्रीप्स कर सकता है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं, और क्या कर सकता है? तो मित्रों हम लोग बात करते हैं और कर सकता है परिहार। तो परिहार का मतलब होता है रेमिशन कर सकता है। रेमिशन, परिहार का मतलब क्या होता है कि दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड की मात्रा कम करना क्या कहलाता है? परिहार कहलाता है। दूसरा हम लोग कहते हैं लघुकरण, और लघुकरण का मतलब होता है कम्यूट। तो कम्यूट करने का मतलब होता है कि सजा की प्रकृति में परिवर्तन करते हुए सजा की मात्रा कम कर देना क्या कहलाता है? लघुकरण कहलाता है। यानी कि 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना क्या कहलाता है? लघुकरण कहलाता है। तो आर्टिकल 72 में क्या दिया गया है कि संघ के विषय पर यदि अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दंड दिया गया है तो राष्ट्रपति 100% क्षमा कर सकता है, प्रविलंब कर सकता है, उसे अपना पक्ष रखने का मौका दे सकता है कोर्ट में। परिहार कर सकता है, दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड की मात्रा कम कर सकता है, यानी कि लघुकरण कर सकता है। दंड की जो प्रकृति है उसमें परिवर्तन के साथ यानी कि सजा को कम कर सकता है। ये सारी चीजें कर सकता है। तो आप लोग याद रखना, रेप्रीप्स हो गया, रेमिशन हो गया, कम्यूट हो गया, पार्डन हो गया। इसके अलावा बात करते हैं भारत के संविधान की आर्टिकल 124 की। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना राष्ट्रपति की कैसी शक्ति है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना भी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति होती है, जुडिशियल पावर होता है। इसके बाद बात करते हैं भारत के संविधान की आर्टिकल 217 की। भारत के संविधान का 217 कहता है कि हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करना भी राष्ट्रपति का कैसा पावर है? तो राष्ट्रपति का जुडिशियल पावर है, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं भारत के संविधान की आर्टिकल 145 की। तो आर्टिकल 145 में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की जो कार्य पद्धति बनाता है, उस कार्य पद्धति को राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित होना, अप्रूव होना बहुत आवश्यक होता है। तो सुप्रीम कोर्ट की कार्य पद्धति का राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदन राष्ट्रपति की कैसी शक्ति है? तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है, जुडिशियल पावर है। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये सारी बातें पसंद आई होंगी। आप हमारे वीडियोज को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आप लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने मित्रों के साथ। आप लोगों को सारा कंपटीशन का जो मटेरियल है वो हमारे YouTube चैनल पर विधिवत तरीके से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। राष्ट्रपति की और जो शक्तियां बची हुई हैं, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति, राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति, राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्ति, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति और राष्ट्रपति से जुड़े हुए और भी पॉइंट, उसको हम लोग अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।